हेलो स्टूडेंट्स, हेलाइड्स कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रुप 15 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में अगर हम बात करें तो अगेन आपको कोई भी कंपाउंड की जब स्टडी करोगे तो पहले वही बेसिक पे चलना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते थे। तो जैसे हम ऑक्सीजन ग्रुप 16 की बात करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन -2 और +2 शो करता है, बट सल्फर मेनली +2 +4 +6 शो करता है। तो यहां पर समझ आता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन ये प्रीडोमिनेटली +2 +4 +6 शो करते हैं। यहीं से आपको समझ आता है कि जैसे ही हम हेलाइड्स का डिस्कशन करते हैं ग्रुप 16 हेलाइड्स का, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो क्या बना रहा है, OF2। मीन्स ऑक्सीजन कैन फॉर्म डाइहेलाइड्स लाइक OF2 एंड OCl2। ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बॉन्ड बनाने में फिजिबल होंगे, नहीं तो वो मेटल के साथ ऑक्साइड्स या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट ऑक्सीजन की फिर बाकी केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जनरली होगी। तो यू कैन से ऑक्सीजन कैन मेनली शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ वो OF2 और OCl2 बनाता है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि OF2 और Cl2 ये क्या है, दे आर डाइहेलाइड्स। मीन्स ऑक्सीजन ही डाइहेलाइड्स बना रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो डाई टेट्रा हेक्सा हेलाइड्स सारे बनाते हैं। मीन्स हम बोलेंगे यहां पर लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स एग्जिस्ट। ग्रुप 16 एलिमेंट क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स। तो लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स में मैं जनरलाइज कर रहा हूं, अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं कि इट कैन फॉर्म डाइहेलाइड, इट कैन फॉर्म टेट्राहेलाइड, ये डाइहेलाइड भी बना सकता है, टेट्राहेलाइड भी बना सकता है, और हेक्साहेलाइड EX6। ठीक है, अब क्या हुआ है, एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑक्सीजन और कहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट सेलेनियम और सल्फर। तो अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास OF2 और OCl2, यानी ऑक्सीजन डाइमर बना रहा है, लेकिन सल्फर के डाइमर्स का एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जो या सेलेनियम के, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन से दे आर एग्जिस्टिंग लाइक, पहले आप एग्जाम्पल देखिए जो एनसीईआरटी, मतलब चाहे एक्सेप्शन में कुछ भी लिख रहा हो बट एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो हर बार सेम लिख रहा है। तो आपको वो एग्जाम्पल क्या करने हैं, वो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या थे, लेट से S2Cl2, S2Br2। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो हेलाइड है ये क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। क्या बना रहा है, डाइमर। सेम वे लेट से सेलेनियम Se2Cl2, तो ये भी क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। सेम वे Se2Br2, तो ये भी क्या बना रहा है, डाइमर। तो आपको ये समझ आया एक्सेप्ट ऑक्सीजन बाकी सभी मोनोहेलाइड्स बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डाइहेलाइड्स। तो स्टेटमेंट को हम अपनी लैंग्वेज में चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट, और पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ मिस्टेक और कंफ्यूजन है। काफी स्टूडेंट जो एनसीईआरटी रीड करते हैं उनको इस पॉइंट में डाउट आता है। तो आप लिखोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डाइहेलाइड्स। ऑल फॉर्म मोनोहेलाइड्स, बाकी सब क्या बनाते हैं, मोनोहेलाइड्स, और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डाइहेलाइड्स। एंड इसको पूरा समझने के लिए लिख सकते हैं एंड देयर मोनोहेलाइड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, और इनके जो मोनोहेलाइड्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। मोनोहेलाइड्स एग्जिस्ट एज डाइमर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एनसीईआरटी के, अब एनसीईआरटी में आपने जो बच्चे रीड कर रहे हैं 2-3 बार, उन्होंने देखा होगा कहीं एनसीईआरटी में आयुपैक नेमिंग में भी दिक्कत है, कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स में इश्यूज है। तो इसमें आप एग्जाम्पल से उन बातों को समझ सकते हैं। तो ये तो हमने जनरलाइज किया। अब क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो जरा, अब सबसे पहले अगर हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। ये बड़ा ही आसान है हमारे लिए प्रिडिक्ट करना कि ऑब्वियसली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फ्लोराइड्स की होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, अब यहाँ क्या होता है, जैसे हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, तुरंत हमारे मन में डाउट आता है कि ये डाइहेलाइड की बात हो रही है, टेट्रा हेक्सा, तो हम कहेंगे सबकी बात हो रही है।
डाई की भी, टेट्रा की भी और हेक्सा की भी, और जो बना सकते हैं उन्हीं की बात, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चा ये पूछता है सर ये तो बनाता नहीं है, डाइहैलाइड सल्फर तो नहीं बनाता, तो सर आप उसकी बात कर रहे हो। ऑब्वियसली जो बना सकते हैं उनकी जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कहां से? फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम फ्लोरीन टू, या फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अब इसके रीजंस आप सोचने की कोशिश करो। देखिए जब भी कोई स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी में पढ़ो तो उसका रीजन, उसके पीछे सोचने की जरूर कोशिश करो कि क्या रीजन हो सकता है। एक रीजन क्या हो सकता है, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, तो इसलिए भी स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब पहला रीजन हो गया बॉन्ड एनर्जी इफ ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स आयनिक भी होते हैं, जैसे ग्रुप 15 में हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट थे, बस BiF3 आयनिक था। तो अब उसके बाद हमने क्या बोला, यहां पर पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सेंट्रल एटम जो हो वो इतना छोटा हो, लाइक सल्फर इतना छोटा हो कि वो अपने अराउंड बिग 6 आयोडाइड एलिमेंट को नहीं एकोमोडेट कर सकता, ठीक है। अब आपको डाउट आएगा सर इन दोनों में से रीजन क्या होगा, तो करेक्ट रीजन क्या होगा? तो देखिए करेक्ट रीजन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस, क्या डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्या चीज डोमिनेट कर रही है इस पे डिपेंड करेगा। तो बट दीज आर पॉसिबल रीजन। अगर आयोडीन है तो ऑब्वियसली साइज डोमिनेट करेगा, तो आप बोलोगे सेंट्रल एटम 6 लार्ज साइज आयोडाइड एटम को नहीं एकोमोडेट कर सकता। और अगर रिलेटिव बात करें तो हम बोलेंगे कि साइज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड वीक। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो मेन फैक्टर्स तो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज। क्या है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जो साइज बढ़ रहा है, दैट इज योर मेन रीजन। अब आप जैसे ही ये सारी चीजें पढ़ते हैं तुरंत आपके दिमाग में आता है कि क्यों ना अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जाए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी की बात के ऊपर कुछ स्टेटमेंट याद कर लो। तो जैसे एनसीईआरटी की एक और स्टेटमेंट है, जितने भी हेक्सा हैलाइड्स हैं, तो देखिए अब अगेन आपके मन में चलना चाहिए EX6 का मतलब among all hexahalides of group 16 एलिमेंट, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट की। जितने भी हेक्साहैलाइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, उनमें कौन है among hexahalides of group 16 एलिमेंट्स, EF6 फ्लोराइड्स आर स्टेबल। जो EF6 है वो स्टेबल है। अब आप खुद सोचो, एक कंपाउंड है उसके अराउंड 6 हेलोजन होंगे, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन है, तो उनकी जो स्टेट है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उस स्टेट के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। तो हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज की ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्या हो, गैस ओ सॉलिड्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हैलाइड्स हैं, हेक्साहैलाइड्स, उनमें हमने बोल दिया फ्लोराइड स्टेबल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो SF6 के बारे में बात करते हैं कि SF6 क्या है। तो ये एक एक्सेप्शन आया यहाँ पर। एक्सेप्शन कैसे आया कि थर्मोडायनेमिकली SF6 इज नॉट स्टेबल। SF6 थर्मोडायनेमिकली नॉट स्टेबल है, इज नॉट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। लेकिन अगर हम कोई भी इसकी रिएक्शन करते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्मोडायनेमिकली SF6 स्टेबल नहीं है, रिएक्शन इसकी वाटर के साथ हो जानी चाहिए। बट प्रैक्टिकली, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि व्हाई SF6 डू नॉट हाइड्रोलाइज। तो प्रैक्टिकली SF6 इनर्ट है। इनर्ट वर्ड लिखते ही आप समझ जाना कि इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एनी अदर कंपाउंड, इसीलिए इसे एज अ एयर में इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव में रीजन होगा वो क्या होगा, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या रीजन है? स्टीरिक हिंड्रेंस है। अब स्टीरिक का मतलब क्या होता है, वही केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टफ लैंग्वेज। स्टीरिक का मतलब है, हिंदी में जैसे भीड़ बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे क्राउड बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसे स्टीरिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है SF6 में, जरा ध्यान से देखो। तो यू कैन से ये है सल्फर और इसके साथ जुड़े हैं, चारों दिशाओं से इन्हें घेर रखा है 4 फ्लोरीन ने।
अटैक ऊपर से हो सकता था, लेकिन ऊपर भी एक फ्लोरीन आ गया और नीचे भी एक फ्लोरीन। तो सल्फर इज स्टेरिकली सराउंडेड बाय फ्लोरीन एटम फ्रॉम ऑल साइड्स एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से कहीं से कोई भी अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, जो तुम्हें बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और उसके बाद आपको हाँ ये भी पता होना चाहिए कि जो SF6 की स्टेट है, तो SF6 इज सॉलिड। जो SF6 होता है वो हमारा सॉलिड होता है। तो देखिए जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं बोलूंगा आपके दिमाग में रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी एंड यूज आना चाहिए। तो जैसे why SF6 is used to create inert environment, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ये न्यूट्रल होता है या इनर्ट होता है। फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन फिर आती है कि जो ये मोनोहेलाइड्स बनाते हैं, मोनोहेलाइड्स, ध्यान से सुनो ये वाली बात भी, जो ये मोनोहेलाइड्स बनाते हैं और उनके डाइमर बन रहे हैं, इनके डाइमर डिसप्रोपोर्शनेट भी होते हैं। तो दीज डाइमर्स डिसप्रोपोर्शनेट ऑन हीटिंग, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट से हमने डाई हैलाइड लिया Sc2Cl2 और इसको हमने क्या कर दिया, हीट। तो इसमें सेलेनियम +2 से जाएगा +4 में, मतलब SeCl4 बनाएगा, एज वेल एज सॉरी +2 नहीं है यहाँ पे, +1 है, तो +1 से +4 में जाएगा और +3 में नहीं जा सकता बिकॉज ये +2 +4 +6 शो करते हैं, और रिड्यूस होगा किसमें, सेलेनियम में। तो यू कैन से, ये वाला स्टेटमेंट मुझे वहीं लिखना चाहिए था कि ये जो डाइमर्स हैं, दीज डाइमर्स ऑफ मोनोहेलाइड डिसप्रोपोर्शनेट ऑन हीटिंग, ये क्या होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं किस पे, हीटिंग पे। तो दिस वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट ऑन हीटिंग। तो देखो मैं यही बोलूंगा, 2-3 बार सुनते रहो इस लेक्चर को और उसके बाद माइंड मैप भी 2-3 बार बनाते रहो। अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो इनऑर्गेनिक में धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। प्लस काफी बच्चे मेरे से एक बात बोलते हैं कि सर हम ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई तरीका बताइए। देखिए डिस्ट्रैक्शन से बचने का, जैसे एक तो 2 तरीके थे, एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बताता हूं। एक तो था अलार्म क्लॉक मेथड, कि आपने सुबह उठ के एक टारगेट लिया और लिख दो, हर अलार्म लगा दो कि इतने बजे तक जो टारगेट था वो पूरा हो जाना चाहिए। नहीं होगा, अलार्म बजेगा तो वो एक आपके लिए ट्रिगर भी होगा कि अब तो करना शुरू कर दे, क्या पूरा दिन बर्बाद करेगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लगातार पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वो YouTube खोलते हैं, जैसे ही YouTube खोलते हैं तुरंत ही क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि प्रशांत सर का इनऑर्गेनिक का लेक्चर आया, तो दिमाग में आया चलो प्रशांत सर का लेक्चर देखते हैं। जैसे ही प्रशांत सर का लेक्चर देखा तो बीच में एडवर्टीजमेंट आ गई या फिर एक और नोटिफिकेशन आया, तो फिर तुमने सोचा कि अब जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया, चलो अब क्यों ना क्या कहते हैं वहां पे चलते हैं, उसको देख लेते हैं, ये भी एक जरूरी बात है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। जैसे ही अफगानिस्तान में बारे में देख रहे होगे तो तुरंत एक और वीडियो आएगा कि चलो अब न्यूज भी देख ली जाए। फिर जैसे ही न्यूज देख ली तो फिर तुरंत ही आएगा नेशन वांट्स टू नो। तो ऐसे आप डाइवर्ट होते 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 तुम्हें लगेगा कि अब इससे रिलेटेड एक गाना और मूवी भी देख ही ली जाए। ठीक है, तो ये एक सीरीज हैपनिंग होगी। अब सर इनऑर्गेनिक के लिए आप खुद बोल रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बार बार देखोगे, एज अ ऑडियो लो आप इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स को सुनो और माइंड मैप बनाओ, बट सर ये जो बीच में एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं इनका क्या करें। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा एडवर्टीजमेंट को स्किप करो, या बहुत ही टेम्पटिंग है कि नहीं नहीं मेरे को इनऑर्गेनिक से ज्यादा दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है, तो आप यूज करिए 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल क्या कहता है कि आपको जो भी काम करने का मन कर रहा है, जो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी लग रहा है, उसे सोचो मैं 10 मिनट्स बात करूंगा। लेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सोचा, आपको नोटिफिकेशन आया कि मेरा कि इनऑर्गेनिक का माइंड मैप अपलोड हो गया, और आपको लगा इनऑर्गेनिक मुझे जरूर करनी है क्योंकि यही सर ने बोला है टाई ब्रेकर है। लेकिन आपको ये कहना है कि अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ टेस्ट की प्रिपरेशन है, रिवीजन, इसके बाद देखूंगा 10 मिनट्स बाद। और ऐसा साइकोलॉजिकली माना जाता है कि अगर आप किसी चीज को 10 मिनट्स डिले कर दें, 10 मिनट्स डिले कर दें, तो फिर ब्रेन उसके लिए नहीं मन करता। जैसे लेट से आपका मन किया कि अभी मेरे को घूम के आना चाहिए, या मेरे को कुछ खाना है, या मेरे को किसी को फोन करना है, या फिर मैं इसके मैसेज का रिप्लाई कर दूं, तो इसके लिए आपके ब्रेन में हमेशा आना चाहिए कि मैं 10 मिनट बात करूं। फिर आप अपने काम में इतना खो जाएंगे कि 10 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहेगा, या उसमें रिवीजन में इतना सही लगने लगेगा।
तो यूज दिस रूल इन योर लाइफ। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें और तो यहां पर बस एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, जैसे मैंने बोला था कि कंपाउंड्स कोवैलेंट है आयनिक, तो ग्रुप 15 में एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो ग्रुप 15 में क्या एक्सेप्शन है कि BiF3 को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्शन लिख दिया जाए, एक्सेप्ट BiF3 ऑल आर कोवैलेंट, जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो हैलाइड्स कोवैलेंट, ठीक है। प्लस अब ग्रुप 16 की बात चल रही है, तो ये मेरे को याद आया पॉइंट बीच में, तो थोड़ा क्या होता है ना, कई बार कहानी देख के इधर उधर कनेक्शन होता है, ब्रेन पैटर्न को याद रहता है। जैसे ही मैंने कोवैलेंट बात बोली, मुझे एक और बात याद आई, जैसे मैंने अपने दिमाग में ना एक ऐसा मैपिंग कर रखी है कि मेरे को बात करनी है फिजिकल स्टेट की, फिर मेरे को बात करनी है रिएक्टिविटी, फिर मेरे को बात करनी है स्टेबिलिटी। तो अब जैसे मेरे को दिमाग में आया कि भाई अब फिजिकल स्टेट के बारे में बच्चों को कुछ बताया जाए, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ऑलमोस्ट तो ज्यादातर चीजें गैसेस है, ज्यादातर हैलाइड्स गैसेस हैं ग्रुप 16 के, लेकिन जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो आप खुद सोच सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, लेट से मैंने बोला SeX4 इज गैस, ठीक है। ओ सॉरी, मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, SeX4 इज गैस, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो टेट्राहैलाइड बनाता ही नहीं है। फिर उसके बाद सेलेनियम SeX4 इज लिक्विड, फिर टेल्यूरियम TeX4 इज सॉलिड। क्या आप खुद इसका रीजन नहीं बता सकते कि सल्फर वाले हैलाइड्स जो हैं वो गैसेस हैं, और सेलेनियम वाले जो हैं वो लिक्विड हैं, और टेल्यूरियम वाले जो हैं वो सॉलिड है? क्यों है ऐसा? तो बिल्कुल आप सोच सकते हो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज, इसलिए स्टेट चेंज। तो देखिए रीजन भी खुद, तो ऐसा नहीं कि हर चीज को रटना है, क्रैम करना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सोच लो क्या कोई कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया तो वो स्टेटमेंट आपको याद रहेगी, ठीक है। अब मूव करते हैं हैलाइड्स ऑफ ग्रुप्स 17 एलिमेंट। अब हेलोजन के भी हैलाइड्स होंगे, तो हेलोजन के हैलाइड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वाले केस में आप क्या करो, सिंपली हेलोजन जब हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो एक हेलोजन को अगर मैं X मानूंगा तो उससे डिफरेंट हेलोजन को मैं X डैश मानूंगा। अब आप सोचोगे कि हेलोजन्स कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर चलते हैं बेसिक पे। ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? तो क्लोरीन -1, क्लोरीन -1 भी शो करता है, +1, +3, +5, +7। ऑब्वियसली जब दो हेलोजन कंबाइन होंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की शो करने की टेंडेंसी वेरी लेस, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं जनरली कि जब भी हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं तो दे फॉर्म XX डैश, मतलब ICl, और XX-3 मतलब BrF3, और XX-5 मतलब BrF5, और XX-7 मतलब IF7। मैं एग्जांपल भी आपको क्यों देता जा रहा हूं, समझो जरा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज इजीली समझ आ जाए। जैसे ICl में तो आप नहीं बता सकते कि सेंट्रल एटम कौन है, बट अगर आपने लिखा BrF3 तो आपको समझ आया सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, सराउंडेड वाला फ्लोरीन है। फिर अगर आपने लिखा BrF5 तो आपको समझ आया सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, सराउंडेड एटम फ्लोरीन है। और अगर आपने लिखा IF7 तो आपको समझ आया सेंट्रल एटम आयोडीन है, सराउंडेड फ्लोरीन है। और इसको फिर जब इस एग्जाम्पल को सोचोगे साइज के टर्म में तो आपको समझ आएगा सेंट्रल एटम हमेशा बड़ा होगा साइज में और सराउंडेड एटम हमेशा साइज में छोटा होगा, या सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सराउंडेड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, वेयर X इज, जो X है वो बिगर एटम होगा, ठीक है, या बिगर हेलोजन, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब बिगर हेलोजन है तो ऑब्वियसली क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। व्हाट इज X डैश? X डैश क्या होगा? तो यू कैन से X डैश हमारा, आप बोलोगे कि इट इज स्मॉलर हेलोजन। ऑब्वियसली
पूरे ग्रुप 17 एलिमेंट में हेलोजन्स तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो छोटा हेलोजन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको x डैश और x में डिफरेंसेस पता चले। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या आएंगे, मैं बोलूंगा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली आपका बनता है केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस इससे बनते हैं उसको एक बार देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्ट्रक्चर्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ज्यादातर आपसे स्ट्रक्चर्स पूछे। मींस आपसे बोलेंगे राइट शेप हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर्स ऑफ I3 नेगेटिव, देन IF7 वेरी कॉमन, आपने देखा होगा ये AI EEE में बहुत बार आया है, एज वेल एज मेंस में भी रिपीटेड है, नीट में भी रिपीटेड है। तो IF7, देन BRF3, NCERT भी बोलती है कि BRF3 का स्ट्रक्चर बताओ, देन ICL। तो इन सब के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देयर शेप्स, आपको इनकी शेप का पता होना चाहिए, देयर हाइब्रिडाइजेशन, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, एंड तो शेप्स हाइब्रिडाइजेशन एंड यू कैन से और किसका पता होना चाहिए, यू कैन से नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपने जिस टीचर से 2-3 साल पढ़ाई की है उन्हीं टीचर का लेक्चर देखिए अपना केमिकल बॉन्डिंग का। ये पेपर से 15 दिन पहले कभी भी टीचर नहीं बदले। सर इनऑर्गेनिक में फिर हम आपको क्यों देखें, बिकॉज इनऑर्गेनिक में तो ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हर टीचर सेम ही इंफॉर्मेशन। हाँ बस कनेक्ट कौन सा चीज आपके दिमाग में कैसे कनेक्ट करेगी, इसलिए यहाँ पे आपको 2-3 बार सुनने का फायदा होता है कि वो कई बार कनेक्शन सही हो जाता है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में मैं बोलूंगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसे आप याद रखिए। वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, तो यू कैन से वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ICL इज मोर रिएक्टिव, ICL इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो मैं इसको पूरा कवर करूंगा, मोर रिएक्टिव देन आयोडीन एज वेल एज क्लोरीन। तो आयोडीन एंड क्लोरीन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। व्हाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि आयोडीन एंड क्लोरीन आर वेरी कोवेलेंट। आयोडीन और क्लोरीन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कोवेलेंट है। एंड ICL बॉन्ड इज वीकर, तो ICL बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड। तो आप बोलोगे I और Cl बॉन्ड से ICL बॉन्ड वीकर होता है। अगेन व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस I में 0 है, Cl में 0 है, बट ICL हैव सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। हमेशा ये ट्रू है सर, यस इट इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट F2 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। लेट्स से IF7 की बात करें तो फ्लोरीन इज मोर, तो बस F2 छोड़ दो तो उसके बाद आप प्रॉपर इसे ऐसे कह सकते हैं। तो लेट्स जनरलाइज दिस, इसको जनरलाइज भी कर लेते हैं। तो जैसे ICL है तो इसको लिख देते हैं X डैश इज मोर रिएक्टिव देन X2 एंड X डैश 2। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ICL बॉन्ड इज वीकर देन I एंड Cl बॉन्ड। जो ICL बॉन्ड है तो ICL को हम क्या लिख देते हैं XX डैश इज, जो XX डैश बॉन्ड है वो वीकर होता है देन XX एंड X डैश एक्सेप्ट। तो यहां पर एक और बात लिख ली जाए, एक्सेप्ट F2, बस फ्लोरीन वाला केस। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्टिविटी का ही बनता है। तो यू कैन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। दिस इज द कंक्लूजन। ये इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, यू कैन से इंटर हैलोजन compounds are more reactive than halogen. Compounds are more reactive than halogens. वो halogens से ज्यादा reactive। ओके, क्लियर होती है वाली बात, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किस पे, जेनॉन पे।
मतलब ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 के हैलाइड्स में तो XCF2, XCF4, XCF6 इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड शेप एंड स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 को तो हम एक अलग लेक्चर में अलग से कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अपना हैलाइड्स फिनिश करते हैं। तो हमने बात की थी बिगिनिंग में ही कि सबसे ज्यादा हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स, तो आपको हैलाइड्स और ऑक्साइड्स पे बेस्ड एक लाइन को बार बार एनसीईआरटी से पढ़ना है और हमसे भी सुनना है और बार बार आपको अपना माइंड मैप बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपना माइंड मैप बनाना। देखिए, खुद पे बिलीव करना, खुद के माइंड मैप पे बिलीव करना, मतलब अगर आप अपना माइंड मैप फॉलो कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं सोचा कि मैंने अच्छा बनाया माइंड मैप और इससे मुझे याद होगा। और सबका माइंड मैप अलग है और सबका माइंड मैप उसके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो उसको समझ आ रहा है एग्जैक्ट वही पैटर्न आपको समझ आए। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो जैसे हेलोजन और इनसे तो सारे एलिमेंट रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं किससे, मेटल से रिएक्टिविटी की, तो हम बोलेंगे कि अब आपको ये याद होना चाहिए कि जब मेटल से रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कितने ग्रुप शो करते हैं रिएक्टिविटी विद मेटल। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि दो ग्रुप्स हैं जो मेटल के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं, दे आर ग्रुप 15 एंड ग्रुप 17। ठीक है, तो ग्रुप 15 में हम एग्जाम्पल के साथ याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बात किया कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, फिर हमने बात किया बेरियम नाइट्राइड BA3N2। मतलब नाइट्रोजन या फास्फोरस अगर मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर शोइंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सारे ऑलमोस्ट मोर रिएक्टिव या नॉन मेटेलिक या लेस मेटेलिक देन मेटल्स हैं। तो ये अगर कभी भी रिएक्ट करेंगे मेटल से तो दे विल शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एलिमेंट अपनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इन देयर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट इन देयर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन रिएक्ट विद मेटल। तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं सारे, ठीक है। तो यू कैन से, अब आपको फॉर्मूला लिखना तो आता ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी याद नहीं रख सकते। यू कैन इजीली लर्न कि Mg3N2 फॉर्मूला, नाइट्रोजन के ऊपर 3, मेटल के ऊपर +2। लेकिन अगर +1 वाला मेटल हुआ तो क्या लिखोगे, लेट्स से Na3N। तो नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, बिस्मुथाइड सब बनता है। क्या बनेगा, सब। जनरल फॉर्मूला यही होगा। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास डिस्कशन नहीं है। देन अगर इसका डिस्कशन बनता भी है तो बस आप ये कह सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन बनता है कि आप नाइट्राइड्स को नहीं गलत कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं बनता, गलत दिमाग में से आ गया। वो बेसिकली एजाइड को हीट करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है, तो नो, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो ग्रुप 15 के बाद जो मेटल से रिएक्टिविटी है वो ग्रुप 17 की है। तो ग्रुप 17 से मेटल तो हाइड्रोजन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रुप 17 क्या हुआ, हेलोजन। एस ब्लॉक में कौन हो गया, सोडियम। तो NaCl, NaBr ये सारे हैलाइड्स किससे बन रहे हैं, हेलोजन से रिएक्ट करके। तो हमने सीधे बोला कि जब मेटल रिएक्ट कर रहा है तो इट कैन फॉर्म ऐसे लिखता हूं पहले, मेटल रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म MX। तो अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हैलाइड्स बनाएगा। अब यहां पर फिर हम बोलते हैं अगर आप MF, MCl, MBr, Mi इसको आपको अरेंज करना है आयनिक कैरेक्टर में, तो अगेन कर सकते हो, अप्लाई फजान रूल। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट, सबसे ज्यादा आयनिक MF और सबसे कम आयनिक Mi, लार्ज साइज इजिली पोलराइजेबल। तो आपको ये बात भी समझ आ गई कि मेटल के साथ जो हैलाइड्स बन रहे हैं इनका आयनिक कैरेक्टर। प्लस यहाँ पर और क्या चीज का डिस्कशन हो सकता है, अब इसके बाद इनके यूजेस की बात हो सकती है, स्ट्रक्चर की बात हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे बात हो NaCl, तो उसको आप सॉलिड स्टेट से कनेक्ट करोगे, NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद इसके इलेक्ट्रोलिसिस की बात होती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट करो। तो अब एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो प्रॉपर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड होता है, तो आपके दिमाग में हिट भी नहीं करता कि ये P ब्लॉक का क्वेश्चन, और आप उसे सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया अप्रोच की हाउ टू थिंक MF, MCl, MBr, Mi एंड इट इज आयनिक। क्या है वो? आयनिक है। नाउ तो रिएक्टिविटी विद मेटल सिर्फ 2 है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखो सुनो, क्या तुम्हें याद है कि केमिकल ट्रेंड टोटल कितने थे? तो टोटल ट्रेंड थे 6। अब आपको याद है कितने ट्रेंड पढ़ लिए? 3। विद एयर जिसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, देन विद मेटल। अब हम किससे पढ़ेंगे? मतलब 3 पढ़ लिए। अब चलते हैं रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। अब जब ये ट्रेंड पढ़ते हैं रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, तो एसिड में क्या आएगा और बेस में क्या आएगा? ऑब्वियसली एसिड में तो फिर भी चाहे थोड़ा बहुत अलग हो जाए, मतलब मिनरल एसिड हो जाता है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। बेस में तो हमेशा NaOH और KOH, क्योंकि वहां पे पर्पस क्या है? OH का। तो ये भी आप पूरे पी ब्लॉक में देखेंगे NCERT में, ओनली ग्रुप 13 एलिमेंट, सिर्फ जो ग्रुप 13 एलिमेंट है वही रिएक्शन शो करेंगे एसिड और बेस। इसका मतलब उन्हीं के साथ एसिड बेस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड और बेस, तो अब जैसे ही ग्रुप 13 एलिमेंट आया तुरंत आपके दिमाग में आया बोरोन और एल्यूमिनियम। तो अब आपको दिमाग में ये भी क्लियर है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिर्फ एल्यूमिनियम की है। तो मैं बोलूंगा सिर्फ एल्यूमिनियम की रिएक्शन याद रखो, क्योंकि एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करता है एज वेल एज बेस से। तो क्या होगा देखो, तो आपको क्या याद रखना है? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस NaOH। अगर NaOH है तो ऑब्वियसली आपको पता है कोई चीज एसिड और बेस हमेशा वाटर में ही एक्ट करती है। अगर वाटर नहीं है तो एसिड कैन नॉट एक्ट एज एसिड एंड बेस कैन नॉट एक्ट एज बेस। तो इसने रिएक्ट करके क्या बनाया? इसने बनाया NaAlOH4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये थी रिएक्शन एंड इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्या नाम है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाउ पहले देखें, एल्यूमिनेट स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ा सा इसको रबी कर दिया है। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अभी देखें स्क्रीन पे है, यस। और क्या होता है देखो, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl विच इज अ मिनरल एसिड। इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है? AlCl3। अगेन AlCl3 इज आयनिक, तो आप लिख सकते हो Al3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की? एक और है, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? पैसिव होता है। पैसिव मतलब एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके बनाता है Al2O3 एंड Al2O3 इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो फर्दर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती। तो पैसिव का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद रिएक्शन आगे जाती ही नहीं है। ठीक है, तो इट मींस पैसिव बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर है ना? अब हम आपको बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लिया आपने, तो एक सेंटेंस याद रख लो, मत फेंको करारे आलू। तो मत फेंको करारे आलू में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे पैसिव होते हैं टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। तो ये निमोनिक भी आप यूज कर सकते हो। अगेन इसे इंटरप्रेट करने के लिए आप ट्रिक सीरीज में देख सकते हो। बाकी मत फेंको करारे आलू में हम कह सकते हैं कि फेको आप इजीली समझ गए होगे, फेको में Fe किसका सिंबल है, करारे में आप समझ गए होगे Cr किसका सिंबल है, आलू में आप समझ गए होगे Al किसका सिंबल है, और मत में नहीं समझ पाए होगे कि Mn है या MO है, वो आप खुद ढूंढो। नाउ तो ये था रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, और ये हमारे लिए बड़ा ही आसान था। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रुप 13 एलिमेंट ही रिएक्शन विद एसिड एंड बेस शो करते हैं। तो देखो आपने थोड़ी देर पहले तक 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर रिएक्शन विद मेटल 3 पढ़ ली, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। अब आपको क्या पढ़ना है? अब हवा की बात हो गई तो पानी की बात कर लेते हैं। तो हवा पानी किससे सबसे पहले बात की जाती है? तो रिएक्शन विद वाटर। तो अब चलते हैं आगे एंड लेट्स डिस्कस रिएक्शन विद वाटर। फिर बिगिनिंग में आपको पता है सबसे पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जब आप वाटर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं
ठीक है, सबसे पहले आप किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप वाटर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो वहां पर जैसे हमने बिगिनिंग में याद किया था, एयर के साथ सभी रिएक्शन, हेलोजन के साथ सभी शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने याद किया मेटल के साथ दो ही ग्रुप शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेटल के बाद क्या पढ़ा हमने अभी, एसिड के बेस के साथ एक ही शो कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर के साथ कितने शो कर रहे हैं। तो वाटर के साथ यार कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे को, फिर भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को याद आया थोड़ा थोड़ा कि ग्रुप 14 ही बस वाटर के साथ एनसीईआरटी डिस्कशन कर रही है, बाकी सब अब वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है ना वो दो तरीके से है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड और एक होता है वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन। तो ध्यान रहो, यहाँ पर हम सिर्फ वाटर से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तो किसी कंपाउंड का होता है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखें, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बन सिलिकॉन, पहले तो लिख देता हूं कि ग्रुप 14 एलिमेंट ही किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से। फिर अगर आप देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, अब अगर वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल से वाटर जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्यों, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो जाके H+ पे अटैक करता है, ये मैकेनिज्म हमने एस ब्लॉक में डिस्कस किया है माइंड मैप में, तो वहां पर आपको याद है। तो जैसे ही आपको बात याद है तो आपको समझ आया कि जो थोड़ा बहुत मेटेलिक होगा उसकी वाटर से रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, और जो नॉन मेटल है उनसे रिएक्ट होने के चांसेस कम है। तो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और टिन और लेड, तो यू कैन से टिन और लेड दे रिएक्ट विद वाटर, ये क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं। अब होता क्या है, रिएक्शन में भी फर्क है। तो आप बोलोगे जो टिन है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टिन है वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। अगर वाटर गैस है तो मतलब नॉर्मल वाटर से, मींस टिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तरह, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है यानी स्टीम से, और बना रहा है SNO विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब लेड पे आते हैं, लेड की अगर हम बात करें तो जो लेड है अगर वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ये थोड़ा बहुत वाटर से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, जैसे ही रिएक्ट करता है बनाता है लेड ऑक्साइड। अब फर्क क्या है कि टिन ऑक्साइड को आप फर्दर चेंज कर सकते हो, बट ध्यान से सुनना, SNO2 कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू SNO2 एंड PbO cannot be converted into PbO2, मींस PbO is more stable than PbO2। याद आ रहा है क्या रीजन है, तो पी ब्लॉक के पहले ही लेक्चर इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिस्कशन था, तो आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि SNO से ज्यादा स्टेबल PbO है। तो तुरंत एनसीईआरटी एक बात बोल देती है कि PbO इज पैसिव टुवर्ड्स वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव PbO लेयर। तो अब देखो हम लर्न तो कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं लर्न करो, लेकिन लर्न करने के साथ साथ कंसेप्ट से भी जोड़ते जा रहे हैं, क्यों, मतलब दिमाग में ये भी आ रहा है कि वाई PbO इज प्रोटेक्टिव लेयर या वाई PbO इज इनर्ट। तो हम बोलेंगे PbO प्रोटेक्टिव है या इनर्ट है, क्यों, बिकॉज Pb2 इज मोर स्टेबल देन Pb4 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर हम फिनिश करते हैं ये छोटे छोटे। अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन का अलग लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें ना बॉन्डिंग वाला भी सारा पार्ट कवर करूंगा, रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए हम अलग लेक्चर डिस्कस करें। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।